नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं नगमा। कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर रविवार को खत्म हो गया। चिंतन शिविर के अंदर कितनी चिंता हुई और कितना चिंतन, ये धीरे धीरे सामने आता ही रहेगा। लेकिन एक बात साफ हो गई, वो ये कि कांग्रेस का जनता के साथ संपर्क टूट चुका है। और ये बात किसी और ने नहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने खुद कही, जिन्हें कई नेता एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर देख रहे हैं। राहुल गांधी ने यह साफ कहा कि जनता से टूटा संपर्क तभी जुड़ेगा जब कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता जनता के बीच वापस जाएंगे, उनके मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने समापन भाषण में उम्मीद जताई कि ऐसा होगा और कांग्रेस अपनी बाधाओं पर पार पा लेगी। वी विल ओवरकम। इस बीच राहुल गांधी के भाषण की एक और बात का काफी जिक्र हो रहा है। वो ये है कि बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला अकेले कांग्रेस ही कर सकती है, क्योंकि वो विचारों पर आधारित पार्टी है और बीजेपी और आरएसएस के विचार का मुकाबला कांग्रेस के विचार से ही किया जा सकता है। ये लड़ाई कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि वो किसी खास जाति से जुड़ी होती हैं, वो सबका प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। वैसे राहुल का बयान चिंतन शिविर के अंत में स्वीकार की गई घोषणा से ही मेल नहीं खाता, जिसमें पार्टी ने कहा है कि वो राजनीतिक स्थिति के आधार पर गठबंधन के लिए अपने दरवाजे खुले रखेगी। खैर, राहुल गांधी के इस बयान से क्षेत्रीय पार्टियां काफी नाराज हैं। कोई कांग्रेस को आत्मचिंतन की सलाह दे रहा है, तो कोई इसे राहुल गांधी का बड़बोलापन बता रहा है। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती। उदयपुर के चिंतन शिविर में राहुल गांधी कहा, बीजेपी से क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए मुकाबला नहीं कर सकती कि उनके पास विचारधारा नहीं है। कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। अलग अलग अप्रोच है उनकी। ये बात क्षेत्रीय दलों को हजम नहीं हो रही है। उनका साफ कहना है कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी से असली मुकाबला क्षेत्रीय दल ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, दिल्ली और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी से आर पार की लड़ाई में विपक्षी पार्टियां ही हैं। अगर आप एविडेंस देख लेंगे ना, उसमें वैचारिकी भी है। उसके बाद मैं समझता हूं ये बयान राहुल जी को लगेगा कि अतिरेक में दिया बयान था। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस को अभी आत्मचिंतन की जरूरत है। दरअसल बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी का सबसे अहम सवाल यह है कि इस मोर्चे का नेता कौन होगा। राहुल की कोशिश यह जताने की है कि कांग्रेस के बिना ऐसा मोर्चा संभव नहीं। केंद्र में अपने दम पर बहुमत लाने के बावजूद बीजेपी एनडीए की छतरी को बनाए रखना चाहता है। वहीं 10 साल यूपीए के साए तले सरकार चलाने वाली कांग्रेस को भी यह बात समझना होगा कि अब गठबंधन की राजनीति ही इस देश में सत्ता की कुंजी है। राहुल का बयान अगर गठबंधन को नुकसान पहुंचाता है तो यह कांग्रेस को नुकसान होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस के खोए हुए जनाधार और जनता के विश्वास को कैसे वापस पाया जाए और बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब बातों पर चिंता हुई। सवाल है कि चिंतन के बाद कांग्रेस में क्या बदलेगा। क्या ये बदलाव का चिंतन था या फिर यथास्थिति बनाए रखने का। राहुल ने आरएसएस की विचारधारा से लड़ने की बात दोहराई है। ये बात पिछले 7 सालों में चली नहीं है। आरएसएस की विचारधारा पर हमला कर क्या लोगों को जोड़ा जा सकेगा। नफरत के जवाब में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो ये तमाम चीजें जो हैं इस चिंतन शिविर से सामने आई हैं और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा पीडब्ल्यूडी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद। और सबसे पहले मैं उस बात से शुरुआत करना चाहती हूं जो रीजनल पार्टीज को लेकर बयान आया अशोक चव्हाण जी, क्योंकि उसके ऊपर कई तरह की नाराजगियां भी जाहिर की गई हैं। आरजेडी के मनोज झा जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें ये बात कुछ अटपटी लगी है। अंग्रेजी में दोहराऊं तो कहा कि लिटिल बिजार, क्योंकि कांग्रेस के ही इसी चिंतन शिविर में जो आखिर में कहा गया कि सबको साथ लेके चलना है और दरवाजे खुले हैं, और पहले ये बात कही जा रही है कि इन पार्टियों
कि बस में नहीं है कि ये मुकाबला करें बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी का, तो ये बात आपस में ही विरोधाभास दिखता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक चिंतन शिविर में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का वहां पर मौका दिया गया था। राहुल जी ने भी अपने विचार रखे, पर अंत में वो जो डिक्लेरेशन जो पार्टी ने जारी किया है वो पार्टी का अल्टीमेट स्टैंड है, ये आपको समझ लेना चाहिए। एक दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि 40-42% वोट बीजेपी को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि 60% वोट बीजेपी के खिलाफ में है। तो वो 60% का जो डिवीजन है वो रोकना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कांग्रेस डिक्लेरेशन में ये कहा है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी होने के कारण एक नेशनल पर्सपेक्टिव है, देश का एक पूरा हर राज्यों का जो इश्यूज है उसको समझकर नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस ने हमेशा किया है। पर साथ ही साथ ये भी उतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ सालों में रीजनल पार्टीज कुछ हद तक कामयाब हुई और उन्होंने अपने विचारधारा के तहत, जैसे आप मैं कहूंगा टीएमसी है या फिर अन्य पार्टियां जो है सीपीएम है या बाकी पार्टीज है, जो अब अपने राज्यों में अलग अलग अपनी ताकत रखती है। तो सवाल है कि इसमें कांग्रेस का मेजर हिस्सा हमेशा रहा, और कांग्रेस ने कहा है अपने कि अलायंस के लिए कांग्रेस तैयार है। और राहुल जी ने कभी ये मना नहीं किया कि रीजनल पार्टीज को साथ में लेने के बारे में, कभी उन्होंने अपने बयान में, बल्कि उन्होंने इतना ही कहा है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी के जरिए अलग पर्सपेक्टिव है, रीजनल पार्टीज की सोच उनके हद तक रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे उनका विचार हो सकता है। पर सम एंड सब्सटेंस उसका ये है कि कांग्रेस पार्टी अन्य समविचारी पार्टियों के साथ में, बल्कि आरजेडी के जो मनोज झा की मैं बात कर रही हूं, बिहार का उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे तेजस्वी यादव और उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी जो है वो मुख्य रूप से चुनौती दे रही थी यहाँ पर बीजेपी को और बीजेपी के अलायंस को। ये भी बात सच है कि बीजेपी इतनी मजबूत है, फिर भी वो जो गठबंधन है उसको साथ लेके चल रही है, और कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, तो फिर गठबंधन को नाराज करना जो है वो उनके हित में नहीं है। ये तक वो कह रहे हैं कि को ट्रैवलर की भूमिका में कांग्रेस को आना चाहिए और ड्राइविंग सीट किसी और को देनी चाहिए। अब देखिए, ये ड्राइविंग सीट मौजूदा हालात में तो यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी है। जितने यूपीए के पार्टनर्स हैं और समविचारी पक्ष है वो फैसला करते हैं कि इसमें नेतृत्व किसको देना है, और मैं समझता हूं इसके बारे में अभी तक इसमें अलग कोई इशू नहीं है कि किसी अन्य को ये नेतृत्व देने की बात अभी तक तो सामने आई नहीं है। तो इसमें जो चर्चा चल रही है वो एक स्पेकुलेशन के तौर पर लोगों ने कुछ चीजों को उठाया है, और सोनिया जी कल उन्होंने जो अंतिम डिक्लेरेशन की हम ओवरकम करेंगे, ठीक है, हर पार्टी में हार जीत होती रहती है, एक चढ़ाव उतराव का समय रहता है। तो कांग्रेस ने अभी जो संकल्प किया है, मैं समझता हूं नया संकल्प लेकर कांग्रेस ने अपनी नई नीतियां कल स्पष्ट की है, और इसके जरिए हमें कॉन्फिडेंस है। संगठन में बदलाव है, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जिक्र हुआ है, पॉलिटिकल जो कोई मौजूदा स्थिति है उसके ऊपर चर्चा किया है, कांग्रेस का अगला प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ है। तो मैं समझता हूं उसमें आपने जो मुद्दा उठाया है उसमें रीजनल पार्टीज को छोड़ देने वाली बात नहीं है, रीजनल पार्टीज को लेकर ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी। ये भी इसमें नव संकल्प का ये डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो ये जो नव संकल्प हुआ यहाँ पर अशोक चव्हाण जी, और जो चिंतन शिविर में चिंतन किया गया, उसमें क्या सामने आया है कि किस तरह के बदलाव की जरूरत है, नया क्या निकला इसमें से? अब इसमें एक तो बात राहुल गांधी ने कही दोबारा कि आरएसएस की विचारधारा का मुकाबला करना और नफरत की जगह ये जो एक यात्रा निकालने की बात है उसके जवाब में वो सब, पर आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर वो इतने सालों से भी बोल रहे हैं, 7 साल हुए। आपको लग रहा है कि ये काम किया है कांग्रेस के फेवर में जो अब काम करेगा, इसमें तो कुछ नया नहीं था, उन्होंने इस बात को दोहराया है और अच्छी बात है, पर इसमें क्या नया था और क्या अब उम्मीद है कि ये काम करेगा? ये देखिए, उसमें दो अलग पहलू है। एक तो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का मामला अलग सा है, और कांग्रेस की नीतियों के बारे में अगला जो कदम उठाना है उसके बारे में अलग से बातें कही गई है। सबसे पहली बात ये जो सोनिया जी ने और राहुल जी ने सभी ने कहा है कि लोगों के साथ जो हमारा कनेक्ट है वो ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। ये डिस्कनेक्ट तो नहीं है, मैं नहीं समझता हूं कि डिस्कनेक्ट है करके, लोगों के साथ
हमारा संबंध है, लोगों की हम बातों को समझते हैं, तो उससे उसको ज्यादा इफेक्टिव करने के बारे में 2 अक्टूबर से संपर्क अभियान पूरे देश भर में शुरू करने की बात कही गई है, जो निश्चित तौर पर एक अच्छा फीडबैक लेकर जो कोई चीजों के बारे में बदलाव करने की आवश्यकता है या मौजूदा हालात है। आप देख रहे हैं कि आज के जो मौजूदा हालात है उसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपना एक नैरेटिव सेट करती है और उस नैरेटिव के सामने हमने जवाब देना या उसके ऊपर जवाब देकर अपनी भूमिका रखना, मैं नहीं समझता ये आगे ऐसे होने वाला है। ठीक है, मीडिया के जरिए कई सवाल उठाए जाते हैं। बीजेपी अपना एक नैरेटिव, जैसे हनुमान चालीसा का नया शुरू कर दिया महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में शुरू कर दिया है। तो ये जो चल रहा है, ये जो उसको मैं समझता हूं कि सामान्य व्यक्ति को, सामान्य आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीजें धार्मिक, उसको पोलराइजेशन करने की नीति जो बीजेपी ने अपनाई है, उससे भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो हमारे देश के लिए लोग, जैसे सबसे आज अहम बात है महंगाई की। महंगाई के ऊपर इतनी बुरी हालत है लोगों की कि आज आम आदमी का घर का बजट कोलैप्स हो चुका है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, तरकारियां से लेके जनजीवन में जो भी चीजों की आवश्यकता रहती है, वो सब चीज इतनी महंगी हो गई है कि एक तरफ उनका राजनीतिक जो चल रहा है मामला, वो सिर्फ पोलराइजेशन, हनुमान चालीसा, मंदिर मस्जिद। ये तो अशोक चव्हाण जी, तो विपक्ष की ही नाकामी होगी कि इतनी सारी चीजें हैं, महंगाई है और इतनी तमाम चीजें, इसके बावजूद हनुमान चालीसा और इस तरह के जो मुद्दे हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद हो, वो लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है और उसके ऊपर चर्चा हो रही है और उस पे वोट पड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके बारे में जो दूसरी बाजू है, जो दूसरा साइड है, वो लोगों को समझाने की, उसलिए तो मैंने कहा कि पदयात्रा है, संपर्क है, और संपर्क अभियान के जरिए लोगों तक ये बातें पहुंचाना कि आज की तुम्हारी जो हालत है उसके ऊपर गौर करके कांग्रेस इसमें हल निकालने की, कांग्रेस ये आपकी आवाज बुलंद करेगी। जी, एक और बात आपसे पूछना चाहती हूं कि इस तरह की, ये तो बड़ा चिंतन शिविर हुआ, लेकिन इसके पहले भी जब कुछ राज्यों में भी हार हुई, जैसे पहले भी जब हार हुई थी केरल, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, इन तमाम जगहों पे, तो कमेटी बनी थी, बल्कि उस कमेटी की आप उस कमेटी में थे, आपने अध्यक्षता की थी कमेटी की। जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर आरोप लगते रहे कि कोई खास उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई, कोई चर्चा नहीं हुई। इसमें भी था कि इस चिंतन शिविर में चर्चा इस पर होगी और उस पर आगे कुछ, क्योंकि जब कमिटीज बनी है, एंटनी साहब के अंतर्गत भी कमेटी बनी थी, तो उस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बातचीत, तभी उससे सीख होगी। तो क्या इस तरह की इनर पार्टी डेमोक्रेसी इस चिंतन शिविर में दिखाई दी? देखिए, हमने जो 4-5 राज्यों में जो पिछले, इससे पहले जो चुनाव हुए थे, उसके जो हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके ऊपर एक इन डेप्थ स्टडी की गई कि उसमें क्या क्या कारण थे कि जिसकी वजह से हम उन राज्यों में कामयाब नहीं हुए। तो उसका पूरा रिपोर्ट हमने पेश किया और मुझे खुशी है कि आज की इस डिक्लेरेशन में ऐसी कई बातें हैं जो हमारे वो रिपोर्ट में शामिल थी और जिसको आज इसमें डिक्लेरेशन में इंक्लूड, जैसे ऑल इंडिया बेसिस पर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, जो चुनाव के वक्त या चुनाव से कोई मामला, आप देखोगे कि 5 साल चुनाव चलते ही रहते हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव रहते हैं, कॉर्पोरेशन के रहते हैं, मंडल के जिला परिषद के चुनाव रहते हैं, असेंबली है, लोकसभा है, तो ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है। इसलिए ऑल इंडिया बेसिस पे हमारा सुझाव था कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की जाए। दूसरा, हमने वो अभी उसमें इनकॉर्पोरेट हो चुका है। फिर आयु की बात थी और नेशनल लेवल पे एक थिंक टैंक भी होना चाहिए जो आम आदमी की जो फीडबैक आ रहा है उसके ऊपर सोच के करेक्ट नैरेटिव सेट होना चाहिए, जिसके जरिए लोगों का किस विषय पर लोगों का आज सही मानो, आज लोगों की परेशानियां हैं, मुश्किलात है, लोगों की आवाज बुलंद करने वाली कौन सी बात है जिसको कांग्रेस ने अधिक उठाना चाहिए। अलग अलग वर्जन्स आते, कई बार तो ऐसी चीजें आती है जिसका कोई मतलब ही रहता नहीं है। तो सवाल ऐसा है कि लोगों से जुड़े हुए इश्यूज को हमने उठाना चाहिए, हम उठाते आए हैं। इसमें कई कमियां हो तो नेशनल लेवल पे थिंक टैंक का उसमें प्रस्ताव पारित हुआ है। आयु की बात की गई है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति को एक पद देने चाहिए। 50% की जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं बिलो द एज ऑफ 50 होने चाहिए। ऐसी कई ऐसी चीजों का अंतर्भाव किया गया है जो ऑर्गेनाइजेशन को अधिक इफेक्टिव करने के बारे में ये सब प्रयास हुए हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे अहम जो मुद्दा है वो है भारत जोड़ो वाला। एक तरफ भाजपा की पोलराइजेशन की नीति और दूसरी तरफ हमारी जो डिक्लेरेशन है भारत जोड़ो अभियान हमने शुरू करना है, जिसके वजह से
ये पोलराइजेशन को एक जवाबी करारा जवाब मिलेगा कि नहीं, हम चाहते हैं भारत जुड़ के रहेगा। तो आजादी के वक्त जो माहौल था वही माहौल को लेकर आप तो सदस्य हैं उस पॉलिटिकल अफेयर पैनल की जो कि बनाई गई चिंतन शिविर में। एक अगर आखिरी बात मैं आपसे पूछूं कि सबसे अहम क्या बदलाव की बात हुई, मतलब उसमें ऐसा क्या एक आम राय बनी कि कांग्रेस में जो अभी है वो गलत है और इसमें बदलाव होना चाहिए? क्या संगठन को मजबूत करना, लोगों को जोड़ना? सवाल कोई गलती का नहीं है, सवाल बदलते हुए हालातों को ध्यान में रखते हुए हमारी नीतियों में, हमारी पॉलिसीज में, हमारे वर्किंग जो पद्धति है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। ये उसका एक क्रक्स था और इसी के ऊपर काफी चर्चा हुई। 40-50 लोग उस कमेटी में थे और अच्छा फीडबैक आया है, जिसके जरिए एक उसका कोर जो उत्तर है कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को जवाब देना है, तो भारत जोड़ने का काम तो शुरू करके हमने उस पर जोर दिया। बीजेपी की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के जवाब में भारत जोड़ो आपकी जो नीति होगी उसको मजबूती से आगे लेकर बढ़ाना है। अशोक चव्हाण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो कितनी कामयाब होती है ये नीति, ये देखना होगा कांग्रेस की नीति, इसमें क्या नया है इस दफा और क्या लोगों से जुड़ पाएगी कांग्रेस। चिंतन शिविर से क्या सामने आया है। बहरहाल देश में ऐसे जरूरी मुद्दों की पहले ही कोई कमी नहीं जिन पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा व्यवस्था, खेती किसानी के मुद्दे, पेट्रोल डीजल गैस या फिर सर पे छत का मुद्दा, पीने का पानी, साफ हवा की जरूरत, तमाम बुनियादी ढांचों को मजबूत करने की बात। लेकिन लगता है कि जब भी मुद्दों की दौड़ होती है तो हमारे अस्तित्व से जुड़े ये सारे मुद्दे पीछे रह जाते हैं और हर बार कोई एक ऐसा मुद्दा सबसे आगे निकल आता है जो हमारे अस्तित्व को भले ही बना ना पाए लेकिन बिगाड़ जरूर देगा। अब ताजा मुद्दा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। एक पक्ष की याचिकाओं के बाद वाराणसी के स्थानीय कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और बाहर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराया गया। तीसरे दिन ये काम पूरा हो गया है और मंगलवार को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट जानी है। सर्वे की आधिकारिक रिपोर्ट तो कोर्ट में पेश किए जाने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस बीच याचिकाकर्ता महिलाओं के वकील की ओर से यह बात कही गई है कि मस्जिद के वजू खाने के पास, यानी जहां पे वजू किया जाता है, वहां पे जो पानी का तालाब है उसमें एक शिवलिंग मिला है। और फिर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और उसके बाद कोर्ट ने तुरंत इस जगह को सील करने का आदेश दे दिया। उधर मुस्लिम पक्ष इस जगह को सील करने के खिलाफ है और उसका कहना है कि वहां पे कोई शिवलिंग नहीं मिला है, बल्कि पानी का एक फाउंटेन है जो बेकार पड़ा हुआ है। इस पर आगे बात करने के साथ ही एक 3D एनिमेशन के जरिए हम आपको ये इलाका भी दिखा रहे हैं कि कहां पर है ये ज्ञानवापी मंदिर। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है और इसके बिल्कुल पास में है ज्ञानवापी मस्जिद। देखिए इस 3D मॉडल के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके पास में बिल्कुल सटा हुआ जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो है ज्ञानवापी मस्जिद। तो ये वो इलाका है जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और पूरे परिसर के नवीनीकरण का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। इसके ही ठीक बगल में है ज्ञानवापी मस्जिद। हिंदू याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मस्जिद की जगह पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसे 1699 में औरंगजेब के आदेश पर ढहा दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में यह है वो एक छोटा सा तालाब जो लाल रंग से देख रहे हैं आप, जिसके वजू की जगह है, जो वजू खाने के ठीक बगल में ही है। यहाँ पे वजू किया जाता है, यानी कि नमाज से पहले जहाँ पे हाथ मुंह धोते हैं नमाज पढ़ने वाले लोग। हिंदू वकील का यह दावा है कि इसी तालाब में पानी के अंदर एक शिवलिंग मिला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक बेकार पड़ा फाउंटेन यानी कि फव्वारा है ये। वाराणसी की कोर्ट के आदेश पर इस तालाब को सील कर दिया गया है। हिंदू गुटों का तो ये भी दावा है कि मस्जिद के इन गुंबदों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। 5 हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे साल भर पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए, क्योंकि यहाँ पे श्रृंगार गौरी मंदिर है। अभी ये पूजा अर्चना के लिए साल में एक ही बार खोला जाता है। तो इस विवाद से जुड़े और भी पहलू हैं, लेकिन फिलहाल मस्जिद के अंदर तालाब में शिवलिंग मिलने के दावे का मुद्दा काफी गर्म है। तो तथ्य क्या है, ये ठीक से जानने समझने के पहले ही सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और पोस्ट की बाढ़ आ गई है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह बिल्कुल वैसा हुआ है जैसा दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। सर्वे का आदेश मस्जिद की धार्मिक प्रकृति को बदल देता है। यह 1991 के आदेश का उल्लंघन है। मुझे यही शक था जो सच साबित हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद न्याय के दिन तक मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। खास बात यह है कि कोर्ट की ओर से नियुक्त कमिश्नर ने इस मसले पर कोई जानकारी नहीं दी है, न ही वाराणसी के डीएम के हवाले से ऐसी कोई जानकारी सामने आई है। फिर भी जो अनाधिकारिक जानकारी है उसका जिक्र इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस मसले पर आगे बात करने से पहले देखते हैं वाराणसी से अजय सिंह और सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ रहे हैं कुछ? सर्वे का काम पूरे होते ही हिंदू पक्ष के लोग हर हर महादेव का उद्घोष लगाते हुए ज्ञान व्यापी मस्जिद से बाहर निकले और दावा करने लगे कि मस्जिद में जहां मुसलमान नमाज से पहले वजू करते हैं उस तालाब में शिवलिंग मिला है। जो तालाब था जहां वो वजू करते हैं उसमें हम लोगों का संदेश है, इसलिए हम लोगों ने आपत्ति लगाई थी कल कि ये पानी को हटवाया जाए, हटवाने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। पानी हटवाया गया तो वहाँ एक शिवलिंग पाया गया, जिसकी सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया और माननीय न्यायालय इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उस शिवलिंग की सुरक्षा के संदर्भ में उस एरिया को सीज कर दिया है। जब तक मुस्लिम पक्ष समझता या संभलता तब तक ये मामला फिर न्यायालय पहुंच गया। हिंदू पक्ष ने वाराणसी अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की कि जिस तालाब में तथाकथित शिवलिंग मिला है उसे तुरंत सील कर दिया जाए और अदालत ने इस पर डीएम को मस्जिद के अंदर वजू के लिए मौजूद तालाब को तुरंत सील करने के आदेश दे दिए। दरअसल वहीं पर उन्होंने गुमराही पैदा कर दी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है वो दरअसल खराब फव्वारा है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने यह भी दावा किया कि अदालत ने वजू करने वाले तालाब को बिना उनका पक्ष सुने सील कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि जिसे शिवलिंग कह रहा है हिंदू पक्ष वो असल में फुवारा है। वो असल में फुवारा है और उसी फुवारे के नाम पर ये लोग जो है पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। मंगलवार का दिन पूरे मामले के लिए बेहद अहम रहने वाला है, जहां एक तरफ एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगा। बनारस से अजय सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो मंगलवार को एक तरफ वाराणसी की कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और दूसरी ओर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में इस सर्वे पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। लेकिन सर्वे तो पूरा हो चुका है, अब वो तो रोक नहीं सकता, लेकिन उसकी रिपोर्ट जारी होने से जरूर रोकी जा सकती है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या रुख अपनाता है। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट सर्वे कराने के निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की याचिका पहले ही अप्रैल में खारिज कर चुका था और उसके बाद ही सर्वे का रास्ता खुला। अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें रहेंगी। इस मामले में अब एक बात जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सर्वे 1991 में संसद में पास हुए कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ नहीं है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच भी मुहर लगा चुकी है। 90 के दशक की शुरुआत में जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन अपने चरम पर था तो तत्कालीन सरकार पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ये उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 संसद में पास कराया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा इस पर चर्चा करने के लिए कि आखिर इस कानून का मतलब क्या है। अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम मंदिर को इसके दायरे से बाहर रखा गया क्योंकि तब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। इस कानून के बाद भी 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, जिसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए फैजान मुस्तफा साहब के अब जो ये कानून है इस वक्त 1991 का, तो इसके बाद भी ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हो रहा है और उस सर्वे के बाद मतलब जो आदेश दिए गए हैं, क्या ये इस कानून का उल्लंघन नहीं करता है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी कानून जो है वो परमानेंट नहीं होता। संविधान में भी संशोधन हो सकता है और कानून में भी संशोधन हो सकता है। 1991 का लॉ इसलिए बनाया गया था कि बाबरी मस्जिद का झगड़ा तो चल रहा है, अब और किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े पर देश में इस तरीके की बहस ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में 91 के इस लॉ को कहा कि ये संविधान के मूलभूत ढांचे को, जो कि उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता है, उसको हासिल करने के लिए बनाया गया है। लेकिन बाबरी मस्जिद के जजमेंट में 91 के एक्ट पर कोई बहस नहीं हुई, वो के जजमेंट में रेफरेंस आ गया। लेकिन पिछले 1 साल में इस लॉ की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। मैं ये समझता हूं कि जब तक इस लॉ की संवैधानिकता सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करती, तब तक इस लॉ में की वजह से कोई और डिस्प्यूट नहीं होगा, ये समझना सही नहीं होगा। देखिए, संसद भी संशोधन कर सकती है कानून में और सुप्रीम कोर्ट 91 के लॉ को असंवैधानिक भी डिक्लेयर कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पर सबकी निगाहें हैं कि उसके इस कानून के को संवैधानिक दर्जा देती है सुप्रीम कोर्ट, या कानून जो है उसको बदला जा सकता है सरकार द्वारा भी। कोई भी कानून आखिर नहीं होता, लेकिन अभी तो 1991 का जो ये कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है किसी तरह का। तो जो ये कानून बनाया गया तब, अब ये कानून दरअसल है क्या? इसके तहत जो अभी सब कुछ हो रहा है, क्या वो सही है? ये कानून क्या कहता है? नहीं, आज की डेट में वो लॉ ये कहता है कि जो भी धार्मिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनका जो भी स्टेटस 1947 में 15 अगस्त को था, वो स्टेटस ही बरकरार रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। आज की डेट में यह कानून एक वैध कानून है और वैध कानून के तहत किसी भी धार्मिक प्लेस का चरित्र जो 15 अगस्त 1947 को था, उसमें बदलाव मुमकिन नहीं है। जो नीचे की अदालत है, उसने एक कोई सर्वे ऑर्डर किया, उस सर्वे में क्या मिला इसके बारे पर में कुछ डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं वहां शिवलिंग मिला है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिला। जब तक वो रिपोर्ट सामने ना आए, कोर्ट कमिश्नर्स की मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करने वाली है कल। तो सुप्रीम कोर्ट, मुझे ये लगता है कि शायद 1991 के कानून की संवैधानिकता एक संविधान पीठ को सौंपेगी और जब उसका फैसला आएगा तभी ये मसला या इस तरह के मसलों पर आप कुछ कह सकते हैं। अगर 1991 का कानून असंवैधानिक है तो देश में बहुत से इस तरीके के मुद्दे होंगे जिनको उठाया जा सकता है। जी, स्टेटस को चेंज नहीं किया जाएगा, स्टेटस बरकरार रहेगा। अभी तो कानून अगर बदल जाता है वो एक अलग बात है, कानून बदल जाएगा तो फिर नए नए विवाद इस तरह के जो हैं वो रोज खड़े होंगे, क्योंकि मंदिर मस्जिद इस मुल्क में कम तो है नहीं। लेकिन खास बात यह है कि अगर वहां शिवलिंग है और वो 17वीं सदी में, आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद के बारे में तो इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला कि वहां कोई राम टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके बाबरी मस्जिद बनाई गई। लेकिन काशी विश्वनाथ के इस ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में तो सबूत हैं कि यहाँ पे एक मंदिर था और उस मंदिर का कुछ हिस्सा तोड़ा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि 17वीं सदी से अब तक मस्जिद में अगर मूर्तियां हैं तो ये भी बड़ी तारीफ की बात होगी कि मस्जिद के मैनेजमेंट ने कोई मूर्ति हटाई नहीं वहां से 250-300 साल में।
ये बहुत बड़ी बात होगी। जी, शुक्रिया आपका। और दिलचस्प ये है कि अगर इस यहाँ पे मूर्तियां हैं भी और यहाँ पे मंदिर था, तो इतने सालों से मस्जिद है यहाँ पर और वो मूर्तियां जो है सालों से यहाँ पे बरकरार रही हैं, बनी रही हैं, ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है। बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान मुस्तफ़ा इस चर्चा के लिए। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। और अब बात मुंबई के ऐसे हजारों आम लोगों की जिनका बिजली का बिल लाखों में आया है। ये मुंबई के सिद्धार्थ कॉलोनी की बस्ती के करीब 3200 परिवार हैं जिन पर बिजली वितरण कंपनी लाखों का बिजली बकाया दिखा रही है और बिल न चुकाने के कारण भीषण गर्मी के बीच यहां बिजली दिन भर गायब रहती है। दरअसल 2005 में डेवलपर ने उनसे जो वादा किया था वो नहीं निभाया और अब भुगतना इन लोगों को पड़ रहा है। एम खरसने के बिजली का बिल है 34,98,920 रुपए। एन कांबड़े के बिजली का बिल है 3,28,640 रुपए। एस डी तोड़के के बिजली का बिल है 1,29,330 रुपए। तो वहीं सीमा कदम के बिजली का बिल है 4,46,640 रुपए। मुंबई की सिद्धार्थ कॉलोनी की इन बस्तियों में रहने वाले ऐसे हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जिन पर बिजली के लाखों रुपए के बिल बकाया है। पिछले हफ्ते कुछ दिनों तक सुबह 5 बजे से ही इस बस्ती में बिजली काट दी जाती थी, जो देर शाम वापस आती थी। इस भारी भरकम बिल के लिए लोग डेवलपर और प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बसी इस कॉलोनी को 2005 में रीडेवलप करने का फैसला किया गया। तब लोगों से कहा गया कि उनके बिजली के बिल को डेवलपर भरेंगे। साल 2006 से लोगों ने बिल भरना बंद किया। लोगों का कहना है कि साल 2019 तक कुछ नहीं हुआ और उसके बाद अचानक इन्हें लाखों रुपए का बिल थमाया गया। हमको फंसा है, डेवलपर ने फंसाया है, क्योंकि वो हमको बोला था कि तुम्हारा लाइट बिल और पानी बिल हम भरेंगे, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके लिए लोगों ने भी उसको सम्मति दे दिया। और 2006 से हमको कोई बिल भी नहीं भेजा रिलायंस कंपनी ने और ना नोटिस भेजा, इसलिए हम लोग तो ऐसे समझ रहे थे कि भाई हमारा बिल भरा जा रहा है, इसलिए कंपनी कोई कार्रवाई नहीं करती। वैसे नियम के हिसाब से 3 महीने के बाद कंपनी नोटिस देती है और बिजली कट कर देती है, लेकिन ऐसा 12-13 साल कंपनी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। बीच बीच में इस इलाके की बिजली काट दी जाती है। 2019 में बिजली बिल आने के बाद से लोगों ने 2019 से बिल भरना शुरू किया, लेकिन सभी लोग बिजली बिल नहीं भर रहे हैं, जिसके वजह से कटौती की जा रही है। कटौती का असर अरुण तेंडले जैसे लोगों पर पड़ा है। 13 साल से ये पैरालिसिस से जूझ रहे हैं। इनके बेटे का ब्रेन हेमरेज का इलाज चल रहा है। बिजली जाने का असर इनके स्वास्थ्य पर पड़ा है। बेटे की खराब तबीयत की वजह से परिवार ने इलाज के लिए 70 लाख का कर्ज लिया है। कमाने वाला कोई है नहीं, पेंशन से घर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद 2019 से हर महीने इन्होंने बिजली का बिल भरा है। पुराना बकाया 8,88,610 का है। इनके आंखों में आंसू हैं। इन्हें नहीं पता कि इस बिल को ये कैसे भरेंगे। मेरा इलाज भी चालू है। मेरे को जब लाइट जाती है तो मेरे घर के 4 लोग मेरे को हवा डाल बैठते हैं। 8 घंटा घर का काम छोड़ने का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए हवा मारने को बैठते हैं। अभी कैसे करने का, अभी तुम ही बताओ ना। अभी इसके लिए तुम ही लोग हमको कुछ तो आइडिया दो। हम अभी कैसा भरेगा? क्या हम लोग का किडनी बेच के भी अभी पैसा नहीं आएगा? इस तरह के हालात इलाके में कई लोगों के हैं। अर्चना खर्चने का बिजली का बकाया बिल 34 लाख से ज्यादा है। दूसरों के घरों में सफाई कर इनका अपना घर चल रहा है। पैसे हैं नहीं तो ये भरेंगे कैसे? ये लाइट वाले बोल रहे हैं कि इतना बिल भरो, तो भी हम लोग नहीं भर सकते, क्योंकि अगर ये बिल भरने के लिए हमें हमारा घर बेचना पड़ेगा
और इतना बिल होने के कारण वो भी नहीं हम लोग बेच सकते, क्योंकि क्या इतना बिल है, अभी 35 लाख से इतना बिल आया है, उन लोगों ने अभी समझ के तो देना चाहिए था बिल। स्थानीय लोगों ने बिजली कंपनी के दफ्तर पर पिछले हफ्ते प्रदर्शन भी किया। इस इलाके में रिलायंस की ओर से बिजली दी जाती है, जिसे 2019 के बाद अडानी ने खरीद लिया है। इस पूरे मामले में अडानी इलेक्ट्रिसिटी के सूत्र की ओर से कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिद्धार्थ कॉलोनी के निवासी ये मान रहे हैं कि बिजली का बिल नहीं भरने के बाद भी उन्हें बिजली लेने का अधिकार है। मानवीय आधार पर हमने बिजली की आपूर्ति की है। यह भी तय हुआ था कि निवासी बिजली का भुगतान शुरू करेंगे। बकाया का भुगतान उपभोक्ता नहीं कर रहे हैं। जब भी हमारे अधिकारी बकाया लेने घर जाते हैं तो बाधा उत्पन्न की जाती है। बिजली का बकाया कुल 102 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। मेरे पीछे मौजूद ये लोग और इनकी तरह हजारों लोग प्रशासन, डेवलपर और बिजली विभाग के बीच फंस चुके हैं। पहले कई सालों तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब अचानक से हर कोई इनसे पैसे वसूलना चाहता है। दिन भर बिजली नहीं होने की वजह से लोग इसी तरह से गर्मी में बाहर बैठने को मजबूर हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।